हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1200 BC, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास का जो पेपर होता है आपके सामने 1200 ईस्वी तक, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हर्षवर्धन के शासन, सेनापति, कला व विद्याओं, जो अलग अलग प्रकार की उनकी जो विद्याएं थी उसके संरक्षण को मुख्य रूप से आपको क्या करना है, मूल्यांकित करना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई पीडीएफ अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते लाइक वाला बटन दबाना और फिर आपके सामने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये पीडीएफ फ्री में देखने को मिल जाएगी। फाइल वाले सेक्शन में जाकर अगर आप सर्च करोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देख BA फर्स्ट सेमेस्टर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। साथ के साथ अगर आप कोई फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट और आपके सामने शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने हर्षवर्धन का जो कार्यकाल की बात करें तो हर्षवर्धन है वो आपके सामने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। हर्षवर्धन है वो आपके सामने पुष्यभूति वंश है उसके आपके सामने जो प्रमुख आपके सामने क्या रहते हैं, राजवंशों में से उन सभी वंश का एक शासक हुआ था। इसने लगभग आपके सामने आधी शताब्दी तक उत्तर भारत पे शासन किया था और सबसे कुशल शासकों में से हुआ पुष्यभूति जो वंश है उस शासकों में से सबसे महान शासक, सबसे कुशल और एक सबसे तगड़े सेनापति के रूप में जाना जाता है, जिसे सिर्फ ना एक अपनी विस्तारवादी नीति के वजह से जाना जाता है बल्कि उसको जाना जाता है अपनी कला और विद्याओं के संरक्षण देने के लिए भी। मतलब उसने अपने अलग अलग प्रकार की जो कला, उसके सामने जो कला व साहित्य है उसको भी इसने क्या किया था, संरक्षित करने का कार्य किया था। साथ के साथ इसको एक उदार संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। चीनी यात्री हेवन सांग के यात्रा वृत्तांत और बाण भट्ट की हर चरित्र में उनके शासनकाल के बारे में विस्तारित रूप से पता चलता है। हर्षवर्धन के समय आपके सामने चीनी यात्री हैं हेनस्यांग है वो अपने भारत देश में घूमने के लिए आते हैं और तब उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार के शासन हुआ करता था उसके बारे में बताते हैं। और उसी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में बाण भट्ट है वो वहाँ का क्या हुआ करता था, राज दरबारी कवि हुआ करता था। उसने हर चरित्र लिखी, उसने भी उसके जो शासनकाल है वो किस प्रकार का शासनकाल है उसके बारे में विस्तार से बताया। उस वहाँ से भी हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आइए आप जानते हैं कि हम एक हर्षवर्धन को एक कुशल शासक के रूप में क्यों जानते हैं, कैसे उन्हें जाना जाता है कि वो एक बड़े महान और एक उदार शासक के रूप में थे। हर्षवर्धन आपके सामने जो हर्षवर्धन है, हर्ष का प्रशासन है जो वो अत्यंत सुव्यवस्थित था। भले ही वो मौर्य साम्राज्य उतना जितना उनके जितना केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि वह प्रांतों, जिलों व गांवों में विभाजित था। मतलब प्रशासनिक अगर दृष्टिकोण से बात करें तो हर्षवर्धन का कार्यकाल है वो बहुत ही शानदार रहता है। वो उसमें क्या है, उसमें मौर्य जितना केंद्रीकृत मतलब उसमें क्या था, सिर्फ जो सम्राट है उसकी सबसे ज़्यादा चलती थी, ऐसा नहीं था। ये जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में क्या देखने को मिलता था, अलग अलग प्रकार के प्रांत, जिले व गाँव में विभाजित कर रखा था और सबके पास अपनी अपनी क्या होती थी, शक्तियाँ देखने को मिलती थी। वह व्यक्तिगत रूप से प्रशासन का निरीक्षण करता था और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी कार्य करता था। क्या करता था, जो हर्षवर्धन है समय समय पर औचक निरीक्षण करने के लिए मशहूर था। क्या करता था, गांव में कभी किसी गांव में उसे लगा कि भाई जो बाजार में भेष बदलकर काफी बार क्या करता था, परीक्षण करने के लिए चला जाता था, या फिर खुद भी आपके सामने कोई प्रशासनिक रूप से जो व्यक्तिगत वहां पर क्या करता था, परीक्षण करने के लिए चला जाता था। तो इससे लोगों की समस्या, उनके कार्यकाल में किस प्रकार से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके प्रशासन में कहाँ कमियां हैं, कहाँ अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में उनको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाती थी। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भू राजस्व है। जो हर्षवर्धन है उसके समय आय का सबसे प्रमुख स्रोत कोई चीज थी, वो क्या थी आपके सामने, आय का प्रमुख स्रोत था वो था वहां का भू राजस्व।
भू राजस्व आपके सामने वो आय का प्रमुख स्रोत होता है जो उपज का कितना था, 1/6 भाग था। कितना, 1/6, मतलब 6 बोरी अगर आपके अनाज की हो तो 1 बोरी आपके सामने हर्षवर्धन ले लिया करता था कर के रूप में। लेकिन वह करों को लेकर न्यायपूर्ण था। मतलब हर्षवर्धन के समय जितने भी जो कर लिए गए वो एक तो 1/6 ज़्यादा बड़ा कर भी नहीं था, साथ के साथ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जनता का जो पैसा था उसको उनके न्याय के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जनता की भलाई के लिए भी खर्च किया जाता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, लोक कल्याणकारी कार्य। हर्ष ने अपनी प्रजा के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह, धर्मशालाएं का बनवाई और औषधालय है उसकी स्थापना की गई। मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों का करने का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने कुएं खुदवाने का कार्य किया, विश्राम गृह का निर्माण करवाया, साथ के साथ औषधालय है उसके स्थापना करवाने का कार्य कराया। वह प्रति 5 वर्ष में प्रयाग व महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करता था। क्या करता था आपके सामने, प्रत्येक 5 वर्ष में आपके सामने उनके सामने क्या हुआ करती थी, एक महामोक्ष जो परिषद उसका आयोजन किया जाता था, जहाँ पे क्या, जिससे जो उसका जितना व्यक्तिगत खजाना हुआ करता था उसको दान कर देता था। देखो कितनी बड़ी बात है, जितना पैसा उसके पास जरूरत है उसका पैसा रख लेता था, जितना ज़्यादा पैसा उसके पास बच जाता था उस पैसे को वो क्या कर देता था, दान कर देता था। और दान लोगों को सिर्फ पैसे के रूप में नहीं बल्कि लोगों के लिए भलाई के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को कराने के लिए करता था। बल्कि आज के समय की जो सरकार है जो क्या करती है, फ्री बेज देती है, रेवड़ियाँ बांटती है, उनकी तरह नहीं करता था ऐसे फ्री में पैसे दे दिए, ना ना, क्या करता था, उनकी भलाई के लिए पैसे लगाता था, सड़कों का निर्माण कराता था, कुएं खुदवाता था, साथ के साथ विश्राम गृह के उनके इस कार्यकाल में देखने को मिलते हैं। और उस समिति व परिषद का क्या नाम है, महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है, जो उसके समय आपके सामने लगती थी, जिसमें अपना सारा खजाना वो दान कर दिया करता था। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, यद्यपि वह स्वयं शिव का उपासक था और बाद में बौद्ध धर्म का भी अनुयायी बन गया, लेकिन उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और उनको संरक्षण देने का कार्य किया। एक महान शासक की क्या आपके सामने प्रमुख उपलब्धि होती है, एक प्रमुख उसके गुण होता है, वो चाहे किसी धर्म को माने, चाहे वो किसी भी विचारधारा को माने, लेकिन उसकी विचारधारा, उसका धर्म, उसके व्यक्तिगत आपके सामने जो थिंकिंग है वो उसके शासन काल में प्रजा पर थोपने का काम नहीं करता। वो सभी लोगों को समानार्थी रूप से क्या करता है, दिखाने का प्रयास करता है। वो यही बात आपके सामने हर्षवर्धन में भी दिखाई पड़ती थी। वो खुद एक शिव का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन उसके बावजूद वो बौद्ध धर्म को भी का बाद में जाकर अनुयायी भी बना, और साथ के साथ अन्य धर्म उसके समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य प्रकार के जो धर्म हैं उनको उसने क्या किया, संरक्षण देने का कार्य किया और सभी के प्रति सहानुभूति दिखाई और सहिष्णुता दिखाने का प्रयास किया। सभी लोगों को अपने धर्म मानने के लिए प्रेरित किया, सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रयासरत रहे। यह तो थी आपके सामने जो कुशल शासक के रूप में उसके क्या क्या कार्य थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया थी, राजस्व व्यवस्था बहुत बढ़िया करता था, लोक कल्याणकारी कार्य किए और धार्मिक सहिष्णुता उसके कार्यकाल में देखने को मिली। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, हर्षवर्धन को एक दुर्जन सेनापति के रूप में कैसे जाना जाता है, कैसे माना जाता है भाई। हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में थानेश्वर व कन्नौज का जो शासन है वो संभाला। कैसे संभाला भाई, उसके जो राज्यवर्धन उसके भाई को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में वो है शासन काल है वो संभालता है। थानेश्वर व कन्नौज जैसी जगह है जो यूपी में कन्नौज है, वहाँ पर उसने अपने सैन्य कौशल और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, पंजाब से बंगाल तक और हिमालय से नर्मदा तक फैलाया। मतलब प्रमुख उन्होंने उत्तर भारत में अपना संपूर्ण राज्य फैलाया हर्षवर्धन के द्वारा। समझ में आ गया, उसने आपके सामने उसका शासन काल है बहुत बड़ा था, पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक संपूर्ण उत्तर भारत में आपके सामने हर्षवर्धन ने क्या किया था, राज किया था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने युद्ध कौशल। वह शशांक गौड़ शासन को पराजित किया तथा वल्लभी के ध्रुव भट्ट से मित्रता स्थापित की। उसने क्या किया, शशांक जो गौड़ शासक है उसको पराजित करने का कार्य किया गया उसके द्वारा। समझ में आ गया। और वल्लभी के जो ध्रुव भट्ट हैं उसके साथ इन्होंने मित्रता की। तो दोनों प्रकार के इन्होंने कार्य किए। जिन राजाओं को
के साथ उसको लगता था कि संधि करने में फायदा है, उसके साथ वल्लभी के ध्रुव भट्ट जैसे जो राजा है जिनके साथ उसको लगा कि मुझे मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ इन्होंने मित्रता की। और जिन लोगों के साथ लगा कि उसको उनको विखंडित करके, उनको जीत कर, उनको पराजित करके उसको फायदा है, शशांक जो नाम का जो राजा, गौड़ राजवंश का राजा हुआ करता था, उसको हराया भी। तो उसने सभी प्रकार की नीतियों का हर्षवर्धन ने उपयोग किया। उन्होंने लोगों को हराया भी, राजवंशों को, उन्होंने उनके साथ संधि भी की। वो सिर्फ विस्तारवादी नीति में सिर्फ युद्ध को ही नहीं बल्कि संधि को भी मानता था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। हर्षवर्धन के द्वारा उसकी राजधानी क्या बनी? हर्षवर्धन की कन्नौज है वो आपके सामने हर्षवर्धन की राजधानी बनती है और कन्नौज को वो क्या बनाता है? एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में भी विकसित करता है। समझ में आ गया आपके सामने? पुलकेशिन द्वितीय से पराजय। हालांकि वह एक सफल सेनापति था, लेकिन उसे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट पर पराजित का सामना करने पड़ा, जिससे उसे दक्षिण विजयपुर के अभियान को रोक लिया। एक हर्षवर्धन की सिर्फ जीवन में आपके सामने माने तो उसकी वो उत्तर भारत तक, अब आपका सवाल आएगा सर उसका उत्तर भारत में तो सारा का सारा जो साम्राज्य था, लेकिन उसने दक्षिण भारत पर क्यों नहीं गया वो? क्योंकि चालुक्य राजवंश पे उसने आक्रमण करता है और पुलकेशिन द्वितीय से जब उसका जो विंध्याचल पर्वत के किनारे जो आपके सामने नर्मदा नदी पर उसका क्या होता है? युद्ध देखने को मिलता है। और जहां पर चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन द्वितीय वो उसको क्या कर देता है? हरा देता है। और यहीं पर उसका जो दक्षिण का जो आपके सामने जो अभियान है वो यहीं पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। आगे दक्षिण की तरफ वो पुलकेशिन द्वितीय को उसको बढ़ने से वहीं पर रोक देता है और यहीं उसकी क्या हो जाती है? सैन्य सीमाएं हैं वो यहाँ पर उसकी हार के साथ कम हो जाती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने संगठित, सुसंगठित सेनाएं। उसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सुसंगठित सेना थी जिसने पैदल सेना व घुड़सवार सेना व गज सेना शामिल थी। अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो हर्षवर्धन के पास एक बहुत बड़ी सेना देखने को मिलती थी जिसमें अलग अलग प्रकार के पैदल लोग भी चलते थे, घुड़सवार भी थे और गज हाथियों की सेना भी देखने को मिलती थी। तो हर्षवर्धन है वो अपने पास सिर्फ एक प्रकार की सेना नहीं बल्कि सारी की सारी सेना उसके पास थी, एक सुसंगठित व्यवस्थित वो उसके पास एक स्थायी सेना देखने को मिलती थी। इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के उत्तर भारत में उसका जो सैन्य अभियान है, सफल सैन्य अभियान करने में वो सफल होता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की सेना का सम्मिश्रण उसमें देखने को मिलता है। पैदल चलने वाले सैनिक आगे चलते थे, फिर घुड़सवार और फिर गज सेना वो आपके सामने चलती थी। तो इस प्रकार से उसकी सेना का स्ट्रक्चर हुआ करता था। समझ में आ गया आपके सामने कैसे एक सेनापति के रूप में उसने कार्य किया, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से बताया। अब अपन पढ़ेंगे आपके सामने हर्षवर्धन की कला व एवं विद्याओं, कौन कौन सी विद्याएं हैं जिसके संरक्षण के रूप में उसने कार्य किया। हर्षवर्धन की बात करें आपके सामने, वह स्वयं विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन है वो स्वयं एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान व लेखक था। मतलब हर्षवर्धन की बात करें आपके सामने, एक वो बहुत ही उच्च कोटि का आपके सामने विद्वान व लेखक के रूप में जाना जाता है, उसने क्या किया था आपके सामने? संस्कृत में 3 प्रमुख नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद की रचना की थी। मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया था? हर्षवर्धन वो बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही शानदार विद्वानों में से था और उसने ऐसे नहीं कि उसके राजवंशों में कोई राजकवि रहा करता था उसने साहित्य की रचना की। वो खुद भी साहित्यकार था, खुद भी साहित्य की रचना करता था और उसके द्वारा 3 प्रमुख नाटक है जिसमें प्रियदर्शिका सबसे प्रमुख नाटक है, रत्नावली व नागानंद भी कुछ प्रसिद्ध है, वो साहित्य की रचना उसके द्वारा खुद की गई। तो समझ सकते हो कि एक वो राजा जिसने इतने सफल अभियान के साथ साहित्य की भी वो रचना किया करता था। समझ में आ गया आपके सामने? कलम और तलवार दोनों को परोक्ष रूप से चलाने में सफल रहा कौन? हर्षवर्धन। अगले वाला पॉइंट है विद्वानों को संरक्षण। उसके दरबार में अनेक महान विद्वान और कवि थे। मतलब अगर अपन बात करें जो हर्षवर्धन, वो खुद एक कवि नहीं था, लेखक नहीं था, बल्कि उसके कार्यकाल में बहुत से अनेक प्रकार के जो लेखक और महान कवि है वो देखने को मिलते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से बात करें अपन तो बाण भट्ट हैं, वो उनके राज दरबारी कवि हुआ करते थे जिनके द्वारा क्या की गई आपके सामने? हर्ष चरित्र की, हर्ष की जीवनी और कादंबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। तो बाण भट्ट आपके सामने इनके जो हर्ष हुआ करते थे, उनके दरबार कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई और कादंबरी जैसी प्रमुख जो साहित्य ग्रंथ उनकी रचना की गई। अगले वाला पॉइंट है मयूर।
प्रसिद्ध कवि जिन्होंने सूर्य शतक की रचना की, तो उनके शासनकाल में आपके सामने एक मयूर नामक के जो कवि व लेखक भी हुआ करते थे, जिसने सूर्य शतक नामक क्या रचना भी की। अगले वाला पॉइंट है दिवाकर। अन्य विद्वान थे जिन्होंने हर्ष ने संरक्षण दिया। तो तीन, बाणभट्ट, मयूर व दिवाकर, तीन प्रमुख आपके सामने क्या रहे, साहित्यकार रहे, जिन्होंने जो आपके सामने हर्षवर्धन है उसके शासनकाल में काम किया और उन्होंने उनको संरक्षण देने का कार्य किया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को उदारतापूर्ण संरक्षण और दान किया। मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया, आपके सामने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको क्या क्या संरक्षण किया। एक तो उसमें जो साहित्यकार प्रोफेसरों को लगाने का कार्य किया, साथ के साथ उसको दान दिया, ताकि क्या है जो बौद्ध धर्म है उस पर और अध्ययन हो सके और उच्च शिक्षा पर कार्य किया जा सके। और उनके समय, हर्षवर्धन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो सबसे बड़ी आपके सामने विश्वविद्यालयों में से हुआ करती थी, सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करती थी। यहीं पर आपके सामने उनके कार्यकाल में हिनसांग आता है, और हिनसांग चीनी यात्री था, वो हर्षवर्धन के समय घूमकर जाता है। उसने आपके सामने कहाँ पर ज्ञान जो शिक्षा प्राप्त की थी, जो आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय है उसके अंदर क्या किया था, अपनी जो ज्ञान व शिक्षा को प्राप्त करने किया था। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कला और स्थापत्य कला। उसके शासनकाल में कई बुद्ध स्तूपों, विहारों, मंदिरों का निर्माण हुआ, यद्यपि उनके इस क्षेत्र में गुप्त काल जैसी भव्यता नहीं थी। मतलब इनके काल में आपके सामने बहुत सारे बुद्ध स्तूपों का भी निर्माण हुआ, विहारों और मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन इनकी स्थापत्य कला में जो गुप्त काल है उसमें भाई गंधार व मथुरा कला है वो क्या रहती है, उनका क्या उत्कृष्ट कला जैसी कलाएं आपके सामने उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की आपके सामने कोई नई कला नहीं देखने को मिली, नई शैली नहीं देखने को मिली, कोई अद्भुत आपके सामने कोई अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे आपके सामने आपके सामने जो विहार व मंदिरों का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत तो इनके द्वारा भी निर्माण किए गए, छोटे मोटे मतलब निर्मित किए, बड़े नहीं थे। हर्ष को एक महान विजेता व कुशल जो प्रशासक के होने के साथ साथ साहित्य और कला का उदार संरक्षक भी था। मतलब हर्षवर्धन आपके सामने एक महान विजेता भी था, एक कुशल प्रशासक के साथ साथ आपके सामने साहित्य और कला का सबसे तगड़े संरक्षक के रूप में उसको जाना जाता है। उसने उत्तर भारत के इतिहास में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना और सांस्कृतिक उत्कर्ष है उसके प्रतीक के रूप में उसको जाना जाता है। उसने भारतीय इतिहास के महान शासकों के विशिष्ट स्थान प्रदान है। तो भाई एक आपके सामने हर्षवर्धन के बारे में अपने जितना पढ़ा है उससे आपको क्या पता चला, इतना तो कम से कम आपको समझ में आ गया होगा कि वो राजा हुआ, वो सम्राट हुआ जिसने कलम और तलवार दोनों एक साथ चलाई, जिसने पूर्ण उत्तर भारत पे आपके सामने क्या रहा, राज करने का प्रयास किया। कहीं पर उसका शासन प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वहीं उसको दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन द्वितीय से हार का भी सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा सेनापति था, लेकिन उसको दक्षिण अभियान में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ उसने क्या है, नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों में अपना क्या किया, अपना थोड़ा बहुत अनुदान दिया और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया। वहीं उनके समय कोई आपके सामने कोई बड़ी स्थापत्य कला का विकास नहीं दिखाई पड़ता है, दोनों दिखाई पड़ते। इनके समय प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी ज़्यादा बहुत ही समृद्धशाली और आपके सामने कैसी थी, आपके सामने बहुत अच्छी थी, जिसमें गांवों तक फैली हुई इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यह आपके सामने हर्षवर्धन के शासनकाल में सेनापति, कला और जो विद्वानों का संरक्षण से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।